हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो है हमारा सेट नंबर 14। तो इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप जानते हैं। और चलते हैं जी आगे सेशन की तरफ। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स और हमारा 10,000 MCQ कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। दोनों स्टडी IQ ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार के अंदर जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट करी थी? असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था स्वामी विद्यानंद जी ने। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, स्वामी विद्यानंद जी ने। और ये जो राइट्स स्टार्ट हुए थे तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुए थे ये, ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से जो बिहार के अंदर है। स्वामी विद्यानंद जी जो हैं ये आपका हिंदू एसोसिएशन के साथ बिलोंग करते थे और आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, स्वामी विद्यानंद जी। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च करी थी 1 अगस्त 1920 को और ये पहली मास बेस्ड मूवमेंट थी। पूरा का पूरा देश जुड़ा हुआ था, यहाँ पे मास बेस्ड मूवमेंट थी। और गांधी जी ने यहाँ पे बोला था कि हम 1 साल के अंदर आज़ादी दिला देंगे, 1 ईयर फ्रीडम, जो स्लोगन दिया था गांधी जी ने यहाँ पे दिया था। और यहाँ पे जब 5 फरवरी 1922 हो चुका था तो उस टाइम पे लोगों का गुस्सा भड़का और चोरी चोरा हत्याकांड जो है देखने को आपको मिला। चोरी चोरा हत्याकांड जो है ये हुआ था कहाँ पे? गोरखपुर के अंदर, यूपी के अंदर। और यहाँ पे क्या किया था? 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था पुलिस चौकी के साथ, जिसके कारण जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी थी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला वो पर्सन है जो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए जो है लेके गए थे। कहाँ पे? बिहार के अंदर। चंपारण सत्याग्रह क्या था? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था, नील की खेती के लिए था। इंडिगो कल्टीवेशन को जबरदस्ती करवाया जाता था, 3 कथिया लगान इसको कहते थे। और गांधी जी को बुलाने लेके आए थे राजकुमार शुक्ला और गांधी जी ने यहाँ पे अपना पहला सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया था, डेट इज चंपारण सत्याग्रह, डेट इज द 1917 क्लियर, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्वामी ये तो विवेकानंद जी हैं, विद्यानंद जी नहीं है, विवेकानंद जी हैं ये, या गलती पिक्चर लगी, चलो कोई बात नहीं। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है 12 अगस्त, उस दिन हम करते हैं वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नेम क्या है? स्वामी नरेंद्र नाथ दत्ता जो है इनका ओरिजिनल नेम है। और इन्होंने स्टार्ट किया गया था रामाकृष्णा मिशन। रामाकृष्णा परमहंस जो है इनके गुरु का नाम था, रामाकृष्णा परमहंस। और रामाकृष्णा परमहंस जी का ओरिजिनल नेम क्या था? गदोदर चट्टोपाध्याय, जो दक्षिणेश्वर टेम्पल कोलकाता के अंदर जो है पुजारी थे। और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इन्होंने 1893 में शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे इन्होंने बोला था अमेरिकन एंड इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वर्ड इन्होंने यूज़ किए थे यहाँ पे। चलिए जी अगला देखते हैं। किंग बिम्बिसार के अकॉर्डिंग जो है इन किंग बिम्बिसार के अंदर जो है एक फिजिशियन थे, जो पर्सनल फिजिशियन थे किसके? लॉर्ड बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन इनमें से कौन थे? डेट इज जीवक। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, जीवक इज द करेक्ट आंसर। किंग बिम्बिसार वो है मगध वंश का राजा और आप इसको कह सकते हो इनकी डायनेस्टी थी हरण्यका डायनेस्टी। और बिम्बिसार की कैपिटल थी गिरिवराज, ठीक है, और जिसको आप राजगीर भी कह देते हैं, गिरिवराज राजगीर इनकी कैपिटल थी। और इनका बेटा था बिम्बिसार का, डेट इज अजातशत्रु ने अपनी पिता की हत्या करी थी। और अजातशत्रु वही पर्सन है जिन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्ध की। लॉर्ड बुद्ध जो हैं इनको हम बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया की लाइट बोला जाता है। और इनके जहाँ पे जन्म स्थान है इनका लुम्बिनी के अंदर, वहाँ पे एक पिलर है, डेट इज कॉल्ड रुमनदेई पिलर जो है ये किसने बनवाया था? डेट इज बाय द अशोक। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, अशोक ने बनवाया था। अजातशत्रु मैंने आपको बता ही दिया। राहुल जो है ये गौतम बुद्ध जी के बेटे का नाम है, ठीक है। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, जीविक इज द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन 1927 के अंदर बाइकआउट किया गया था। क्यों बाइकआउट किया गया था? साइमन कमीशन पहले तो साइमन के अंडर में था, ठीक है, जॉन साइमन के अंदर, और इसमें 7 लोग थे, 7 के साथ जो है ब्रिटिश मेंबर थे। उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ब्रिटिश मेंबर थे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि क्यों बना था ये? 1919 में आपको पता होगा मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसमें क्या बोला था कि हम आपको 10 साल के लिए प्रोविंशियल डायरकी देते हैं। आपकी प्रोविंशियल डायरकी यानी कि द्वितीय जो है डेट इज प्रांतीय
द्विशासन की बात करी थी, जिसमें ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर करी गई थी। रिजर्व पावर आपके इंडियंस के पास थी और रिजर्व पावर जो है आपके गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास थी और ट्रांसफर पावर इंडियंस के पास थी। तो इन्होंने बोला था कि हम 10 साल के लिए आपको पावर दे रहे हैं और 10 साल के बाद जो है आपकी रिव्यू किया जाएगा कि आपको पावर कितनी देनी है। तो उसके लिए साइमन कमीशन बना था। साइमन कमीशन का बायकॉट इसलिए किया गया था क्योंकि सारे के सारे इसमें ब्रिटिश मेंबर थे, इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था। हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, ब्रिटिशर से पूछ के हमें साइमन कमीशन जो है बिठा दिया गया था, जिसके चक्कर में जो है इन्होंने जो है हमारे लोगों ने इसका बायकॉट किया था क्योंकि सारे वाइट मेंबर थे, नो इंडियन मेंबर वर देयर। सो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, दैट इज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 27 में बना था और 28 में ये हमारे देश में आया था। और जब ये आया था लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी लाठीचार्ज करके, और जो है दैट इज सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज किया था और स्कॉट ने जो है ऑर्डर दिया था। और इस चीज़ का बदला किसने लिया था, सॉन्डर्स को मार के भगत सिंह जी ने बदला लिया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। साइमन गो बैक के यहाँ पे नारे लगे थे। काकोरी ट्रेन जो है इंसिडेंट हुआ था, ये क्या था? काकोरी ट्रेन इंसिडेंट पहले आपको पता होना चाहिए 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और एक नाइट है काकोरी के अंदर, नंबर 8 डाउन ट्रेन थी। ये शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही थी, जहां से आपके ब्रिटिशर से पैसे उठाए गए थे, मतलब चोरी किए गए थे। 8,000 रुपये यहाँ पे चोरी किए गए थे। और इसको रोबरी को एग्जीक्यूट करवाने वाले पर्सन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, मुकुंदीलाल एंड बनवारी लाल। तो दे वर द मेन पर्सन। एक पर्सन को जो है गलती से एक्सीडेंटली जो है यहाँ पे गोली लग गई थी और जो है 3 लोगों को हैंग किया गया था यहाँ पे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह जी को जो है फांसी दे दी गई थी। काला पानी की सज़ा जो आपके सेलुलर जेल जो आपकी पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, वहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र बख्शी को भेज दिया गया था काला पानी की सज़ा के लिए। और बाकी लोगों को 3 से 14 साल की सज़ा मिली थी। जिनको हैंग किया गया था इनके नाम याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हैंग किसको किया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी को और अशफाक उल्ला खान जी को जो है इन्होंने हैंग किया था। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वीर सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक है। वीर सावरकर का जो नाम है मेरे को दिमाग में आता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन्होंने पुस्तक लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्लियर? और प्रफुल्ल चक्की एंड जो है खुदीराम बोस 1908 के अंदर मुजफ्फरपुर के अंदर किंग्स फोर्ट के ऊपर गोलियां चलाई थी। जैसी गोलियां चलाई थी तो प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस को पकड़ा गया था और खुदीराम बोस को लटका दिया गया था फांसी के ऊपर। सूर्य सेन, ये चटगांव आर्मरी रेड हुई थी आपकी, डेट इज नाउ इन द बांग्लादेश, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सूर्य सेन मेन मास्टरमाइंड थे। उधम सिंह जी ने माइकल ओ डायर को मारा था। कब मारा था? 1940 के अंदर मारा था। और कहाँ पे? कैक्सटन हॉल में, कैक्सटन हॉल लंदन में मारा था। और ये माइकल ओ डायर वही पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल थे 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सी अमेंडमेंट है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिमूव करता है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से? राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करने वाला आपका जो अमेंडमेंट है वो कौन सी है? राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको खत्म किया था। आंसर इसमें क्या बनेगा? 44th अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। 44th के अंदर जो है इन्होंने एक और बात करी थी, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी थी। और इस टाइम पे आपकी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, मोरारजी देसाई, ठीक है। और मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। और यहाँ पे इन्होंने इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी एक रीज़न था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके कारण जो है आप जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो है आप जो है नेशनल इमरजेंसी लगा सकते थे। ये नेशनल इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड चेंज करके इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया था। ये भी आपका किस पे अकॉर्डिंग किया गया? 42nd अकॉर्डिंग, सैन्य विद्रोह के अंदर वर्ड चेंज किया गया। क्लियर? आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सामाजिक पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड करी थी, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी। और 11वीं जो ऐड हुई थी वो 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड हुई थी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट का ईयर है 1976 और 44 का अमेंडमेंट का ईयर है 1978, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है 5 सब्जेक्ट को हमने चेंज किया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे जिसको चेंज किया गया था? फर्स्ट इज द फॉरेस्ट, दूसरा एजुकेशन, तीसरा वेट एंड मेजर्स,
चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और पांचवा है वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये है आपकी राइट टू प्रॉपर्टी, द 44 अमेंडमेंट एक्ट। नाउ इट इज़ नॉट ए लीगल नाउ इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज़ ए लीगल राइट। एंड आर्टिकल 300A में कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने पहला सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड हुआ था 1885 के अंदर? पहला आपका सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, डिसाइड पुणे में था, पुणे में कॉलरा फैला था इसलिए बॉम्बे में हुआ। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के अंदर हुआ और इस मीटिंग में डेट इज WC बनर्जी वॉज द प्रेजिडेंट, WC बनर्जी वॉज द प्रेजिडेंट। और इस मीटिंग में जो अंग्रेज आए थे वो A.O. ह्यूम आया था, हेनरी कॉटन एंड विलियम वेडरबर्न आए थे। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नाम याद रखना, A.O. ह्यूम ने तो इनको बहुत हेल्प करी थी, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी यहाँ पे आपके बनाने में, INC को बनाने में। जब INC बना था तो उस टाइम पे जो INC जब बना था तो INC बनने के टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ये याद रखना। लेकिन इसका कोई हाथ नहीं था बट अदरवाइज पता होना चाहिए, क्लियर। और जॉर्ज यूल लिखा गया है। जॉर्ज यूल जो हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आपके INC के, दैट इज इन द इलाहाबाद सेशन के अंदर, ठीक है, क्लियर। सो बाकी आपको पढ़ने नहीं है, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। A.O. ह्यूम, हेनरी कॉटन एंड विलियम वेडरबर्न। यहाँ पे देखिए जी पहला आपका सेशन 72 पीपल वर देयर। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? जब पार्टीशन हो रही थी तो आपके INC के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। JB कृपलानी की वाइफ हैं आचार्य JB कृपलानी की वाइफ हैं सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो है फर्स्ट CM बनी थी पूरी इंडिया में, किसी भी स्टेट की, और कहाँ की? UP स्टेट की ये बनी थी। जवाहरलाल नेहरू जी, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले जो है आपके प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक इन्होंने बात करी है कि मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया इन्होंने किसको बोला था? ये बोला था राजा राम मोहन राय जी को, जो ब्रह्मो समाज से संबंधित थे 1828 में, और बॉम्बे में इन्होंने स्टार्ट किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बात करते हैं, ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का जो है इन्होंने इन्होंने लिखी थी अबुल कलाम आज़ाद जी ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं आपके INC के, और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है INC का वो इनका ही रहा है। सी राजगोपालाचार्य हमारे देश के आज़ाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है पहले गवर्नर जनरल इंडियन साइड से, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लास्ट गवर्नर जनरल पूरे के पूरे आपके आज़ाद भारत के भी सी राजगोपालाचार्य थे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन, आचार्य JB कृपलानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे संविधान में कहाँ पे लगता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि जो आपके पर्सनल लॉज होते हैं, आपके धर्म के लॉज होते हैं, उनको ख़त्म करके आपके जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको ख़त्म करके आपका एक सेट ऑफ रूल जो है सेटअप किया गया, जो कॉमन होगा सभी देश के सभी लोगों के लिए कॉमन होगा। और ये आपका सिर्फ एक ही स्टेट गोवा के अंदर ही लगा हुआ है जहाँ पे आपका कॉमन जो है आपका रूल चलता है, और यहाँ पे कॉमन सिविल कोड कहते हैं। और गोवा के अंदर इसको पुर्तगीज सिविल कोड भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो गोवा है आज़ाद भारत के टाइम पे भी जो है सिविल कोड 1867 आज़ाद भारत जब हो गया था तब भी ये गोवा पुर्तगीज़ के अंदर था। 1961 में हमने इसको आज़ाद करवाया था ऑपरेशन विजय करके। और तो ये सारा पार्ट इसमें देखने को आपको मिलता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पार्ट है डेट इज़ इन द आर्टिकल 44 के अंदर आता है। आर्टिकल 49 की क्या बात करता है? जिसमें हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं मोनूमेंट्स की, जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है आपके जो है मोनूमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए। आर्टिकल 45 की बात करें, 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना जो है स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 46 की बात करतूँगा तो स्पेशल केयर देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, किसको? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ को, SC STs को जो है ये प्रोवाइड करना। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 44। ये है जी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। चलिए, उड़ीसा में कौन से मंदिर को बोला जाता है ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम जानते हैं? ब्लैक पगोड़ा, तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क टेम्पल को। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा के अंदर इसको जाना जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? सन टेम्पल भी कहते हैं, सन टेम्पल, क्लियर। सन टेम्पल भी इसको कहा जाता है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक है महाबलीपुरम, ठीक है, जिस मंदिर को आप क्या कहते हो? 7 पगोड़ा,
7 पगोड़ा, ठीक है। और ये इनको बनवाया था नरसिम्हा वर्मन जी ने बनाया था, जो पल्लव वंश का राजा था, जिसे हम ममाल कहते थे, ममाल। और ममाल का मतलब क्या होता है? ग्रेट रेसलर, ग्रेट रेसलर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा के अंदर जो है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क है, चिलिका लेक है यहाँ पे, जो लेगून लेक है, और प्लस यहाँ पे जो है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क, चिलिका लेक, एक गाहिर माथा बीच है यहाँ पे, गाहिर माथा बीच, जहाँ पे आपके ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल जो आते हैं यहाँ पे आके मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग जो टूरिज्म का बड़ा अच्छा सोर्स बन जाता है। मास नेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? अरीबदा, अरीबदा कहा जाता है। इस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को अरीबदा कहते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है? आपका भुवनेश्वर के अंदर देखने को आपको मिलता है। अच्छा, कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया था? नरसिम्हा देव वन ने बनाया था। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, नरसिम्हा देव ऑफ गंगा डायनेस्टी। मुक्तेश्वर टेम्पल आपका कहाँ पे है? डेट इज इन द भुवनेश्वर। और राजरानी टेम्पल जो है ये भी कहाँ पे है? भुवनेश्वर के अंदर है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। ये है जी आपका 7 पगोड़ा, द सन टेम्पल। इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? जीसीसी का मेंबर नहीं है। तो जीसीसी का मेंबर नहीं है, तो जीसीसी के मेंबर देखिए जी कौन कौन से हैं आपका। इसमें देखिए जी बहरीन है, ठीक है, बहरीन है, कुवैत है, कुवैत कहाँ पे है? यहाँ पे कुवैत है, ओमान है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, 4 हो गए हैं, यूएई है, 5वां हो गया, और 5वां हो गया, ठीक है। और रिपीट कर रहा हूँ, बहरीन हो गया 1 2 3 4 5, मैं बहरीन हो गया, और अच्छा एक हो गया 6 कतर। तो ये 6 मेंबर जो हैं आपके जीसीसी का पार्ट बनते हैं, और एक गल्फ नेशंस का पार्ट बनते हैं। ये एक आपकी इंटर गवर्नमेंट जो है आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, जो पूरी की पूरी अरब स्टेट्स की देखने को आपको मिलती है, पूरी अरब स्टेट्स की, क्लियर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ भी है। अगर मैं कहूँ जीसीसी के 6 मेंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं ईरान और इराक के साथ, 6 मेंबर्स को ऐड कर दूं ईरान और इराक के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ कहा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। तो जीसीसी भी आपको बता दिया, पर्शियन गल्फ भी मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जीसीसी के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? रियाद के अंदर हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर देखने को आपको मिलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जीसीसी का मेंबर कौन नहीं है यहाँ पे? ईरान मेंबर नहीं है, ईरान और इराक दोनों मेंबर नहीं हैं, क्लियर, याद रखिए। ईरान और इराक दोनों जीसीसी का पार्ट नहीं है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, जिसमें हम मेज़र करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मेज़र करते हैं, इनमें से किस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हम ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के अंदर? ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आप इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गया, सॉइल हो गया। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द जीईपी, बट इंडस्ट्रीज आर नॉट द पार्ट। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। इंडस्ट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। इन्वायरमेंट से मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका बना था 1986 में। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? नैरोबी के अंदर हैं, कीनिया के अंदर, नैरोबी कीनिया के अंदर हेडक्वार्टर है। और एक आपको याद करना है ग्रीन पीस एसोसिएशन, ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? एम्स्टरडेम में है, जो नीदरलैंड का पार्ट है। नीदरलैंड में एक हेडक्वार्टर है हेग, एक जगह है हेग, और वहाँ पे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, और हर जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। और ये हो गया। और आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट डे जो होता है हमारा, वो होता है 5 जून को, 5 जून को इन्वायरमेंट डे होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका आया था 1972 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 के अंदर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इकोसिस्टम के एसेट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए जी, फॉरेस्ट हो गया, वेटलैंड्स हो गया, ग्रासलैंड हो गया। वेटलैंड डे कब बनाते हैं हम? 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वेटलैंड डे, याद रखिए, जिसमें आपके प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम पैटर्न, ये प्रोसेसेस देखने को आपको मिलते हैं। और जीईपी, ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट के अंदर जितने भी मटीरियल्स होते हैं रेगुलेटिंग करने वाले, जिसमें आपका गवर्नमेंट की पॉलिसी, परफॉर्मेंस, लैंड यूज़, फाइनेंशियल कंपनसेशन जो भी आपकी होती है, इसमें हम देखते हैं, और प्रॉपर तरीके से आपकी डिसीजन इंप्लीमेंटेशन करी जाती है। सो दिस इज दीज इकोसिस्टम एसेट्स आर कॉल्ड जीईपी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए,
अंत्योदय प्रोग्राम जो है ये पहली बार कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? अंत्योदय प्रोग्राम जो है ब्रेन चाइल्ड था किसका, मतलब किसने सोचा था? ये फूड एंड सिविल सप्लाई के जो मिनिस्टर थे, डेट इज शांता कुमार जी का ये आइडिया था और एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे ये स्टार्ट किया गया था और डेट थी आपकी 25 दिसंबर 2000 में, 25 दिसंबर 2000 में स्टार्ट किया गया था। 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। और पहली स्टेट जो थी वो आपकी कौन सी थी? राजस्थान। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। राजस्थान में किया गया था और इसका एम क्या था? जो गरीब से गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो आपके लोग हैं उनको जो है आपको प्रॉपर तरीके से खाना प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपका राइस और वीट जो है हाईली सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर जो है दिया जाएगा। राइस जो होगा 3 रुपये किलो के ऊपर और वीट जो है आपका 2 रुपये किलो के ऊपर जो है आपको बेचा जाएगा यहाँ पे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के अंदर एक सांबर लेक है, याद रखना। केवलादेव नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। क्लियर। आंध्र प्रदेश में एक डैम है नागार्जुना सागर डैम, जो कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को मिलता है। कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में एक लेक देखने को मिलती है, डेट इज कॉल्ड कोलेरू लेक देखने को मिलती है। तमिलनाडु में डांस फॉर्म है आपका भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। बिहार के अंदर आपको याद करना है आपको बोधगया वो जगह है जहाँ पे जो है गौतम बुद्ध जी को इनलाइटनमेंट मिली थी और बोधगया ये प्लेस है। और बोधगया में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो पीपल ट्री था जिसके अंदर नीचे जो है इन्होंने जो तपस्या करी थी, उस ट्री को काट किसने दिया था? डेट इज गरुड़ वंश का राजा डेट इज किस पर्सन ने काट दिया था? शशांक रूलर ने काट दिया था। शशांक रूलर, ये आपका जो शशांक रूलर है बंगाल का एक राजा था और इसको दोबारा से इम्प्लांट किसने किया था? यहाँ पे दोबारा से प्लांट कर दिया था ट्री, डेट इज संघमित्रा ने, जो अशोक की बेटी थी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या बोला है? आज़ाद होने के ऊपर, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप करने के लिए किसने बोला था कि वाइंड अप कर दीजिए, इसका अब कोई यूज़ नहीं है? तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। इन्होंने बोला था कि कोई यूज़ नहीं है, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे वो हमें मिल चुकी है, अब आईएनसी को खत्म कर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन। अब महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है। लाल बहादुर शास्त्री वही हैं जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया था और दूसरे जो हैं हमारे प्रधानमंत्री थे, याद रखिए। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने हाफ नेकेड मतलब हाफ शर्ट इन्होंने पहननी बंद कर दी थी, सिर्फ धोती के ऊपर रह गए थे। दैट प्लेस वाज मदुरई को हम बोलते हैं सिटी ऑफ फेस्टिवल, जो तमिलनाडु के अंदर एक शहर है और इनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है, दैट इज प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है महादेव देसाई। इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का पेपर लिखा था जो साउथ अफ्रीका से लिखा था, इंडियन ओपिनियन, और प्लस नवजीवन नाम का पेपर लिखा था इन्होंने, नवजीवन लिखा था और इंडियन ओपिनियन लिखा था और नवजीवन लिखा था और एक लिखा था हरिजन पेपर भी आपको लिखा था, हरिजन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण जी की बात करता हूँ तो इन्होंने सर्वोदय प्लान दिया था। सर्वोदय प्लान जो दिया था इन्होंने 1950 में दिया था। सर्वोदय प्लान जो हमारा प्लानिंग कमीशन को बनाने के लिए एक प्लान आया था, उससे पहले प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को, उससे पहले आया था सर्वोदय प्लान। और महात्मा गांधी, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, प्लान की बात चल रही है, प्लानिंग कमीशन से बनाने से पहले बहुत सारे प्लान आए थे, सर्वोदय प्लान भी आया था और एक गांधीयन प्लान भी आया था। गांधीयन प्लान आया था 1944 के अंदर और ये प्लान दिया था एस.एन. अग्रवाल जी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने बोला सर्वोदय प्लान जो दिया था वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। एक अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोदय कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबका उदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय, वो गांधी जी ने कॉन्सेप्ट है। देखिए प्लान की बात पूछेगा तो आपका जयप्रकाश नारायण जी बनेगा, अगर सर्वोदय कॉन्सेप्ट पूछेगा वो गांधी जी ने दिया था। सर्वोदय का मतलब ये है कि पूरी सोसाइटी को एथिकल वैल्यूज के ऊपर जो है बढ़ावा देना। क्लियर। सर्वोदय का कॉन्सेप्ट जो है जो महात्मा गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक दैट इज अनटू दिस लास्ट ये पुस्तक थी, इससे प्रभावित होकर जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। आचार्य जे.बी. कृपलानी, ये मैंने आपको बताया था, देश जब आज़ाद हुआ था तो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। सी राजगोपालाचार्य जो है हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजगोपालाचार्य थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। महात्मा गांधी जी, क्लियर, ये है महात्मा गांधी जी।
बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है किसने स्टार्ट करी थी? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये स्टार्ट करी थी स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी ने। स्वामी शाहजानंद सरस्वती वही पर्सन हैं जिन्होंने स्टार्ट करी थी ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा भी इन्होंने स्टार्ट करी थी, क्लियर, 1936 में लखनऊ के अंदर, और उसने वो शाहजानंद सरस्वती जी ने ही स्टार्ट करी थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और हम फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, किसान डे सेलिब्रेट करते हैं, फार्मर्स डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को, और इस दिन होता है चौधरी चरण सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी। चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। चौधरी चरण सिंह जी वही पर्सन हैं जो आपके प्रधानमंत्री बने, लेकिन इन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया था। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, दैट इज स्वामी शाहजानंद सरस्वती। The city of Venice, criss-crossed by canals and bridges, is located in which country? Criss-cross वेनिस शहर जो है आपका ये कि कहाँ पे है? डेट इज इन द इटली, ठीक है, यहाँ पे इटली के अंदर है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और इटली की बात करूँ मैं आपको, इटली के अंदर जो है एक शहर है रोम इटली जो कैपिटल है, ठीक है। रोम के अंदर हेडक्वार्टर हैं FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। पेरिस इज़ द जो कैपिटल ऑफ फ्रांस, और पेरिस के अंदर 2 हेडक्वार्टर हैं, एक तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं और एक है OECD के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, क्लियर, ये याद रखिए। और आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, इटली इज़ द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा एक आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 280। फाइनेंस कमीशन का जो रोल होता है सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे की डिवीजन करवाना, और जितने भी आपकी ग्रांट्स होती हैं सेंटर स्टेट्स के बीच में डिवाइड करना, और देश के साउंड फाइनेंस के लिए जब प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भी देनी हो तो फाइनेंस कमीशन करवाता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो था वो थे KC नियोगी। 5 साल के लिए चुने जाते हैं ये, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 मेंबर होते हैं ये, एक होता है फाइनेंस कमिश्नर और 4 होते हैं एडिशनल, जिनको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस की नॉलेज हो। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और 65 ईयर्स जो होती है रिटायरमेंट एज होती है, 5 साल का टेन्योर होता है यहाँ पे। और 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो आपके हैं, डेट इज NK सिंह, और इनकी रिकमेंडेशन 2020 से लेकर 2025 तक जो है चलने वाली हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, आर्टिकल 280 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। 269 में क्या होता है कि ऐसे टैक्सेस जो सेंटर द्वारा लगाए गए, सेंटर ने ही कलेक्ट किए, बट जो है आपके स्टेट्स को, राज्यों को दे दिए गए, दैट इज कॉल्ड 269, क्लियर। 268 का मतलब क्या है कि सेंटर ने यूनियन ने टैक्स लगाया, लेकिन ये टैक्स आपको किसको दे दिया गया? स्टेट्स को दे दिया गया। 265 क्या कहता है कि कोई भी टैक्स जो है आपका अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना नहीं लगाया जा सकता। 265 आर्टिकल ये बताता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, आर्टिकल 280 इज द करेक्ट आंसर, 280 इज द राइट वन, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 280 है जो आपका 6 शेड्यूल के अंदर भी आता है, अप्रूव करता है ये, और जिसमें आपकी काउंसिल बनाई गई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करी गई, ठीक है। अमेंडमेंट करी गई थी आर्टिकल 280 के अंदर, जिसमें आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पावर जो है आपकी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर भी जाएगी। 30% जो सीट्स हैं विलेज म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर जो है आपकी वीमेन की रिजर्व कर दी गई, खास करके असम, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला देखिए जी, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून। अगर आप जो है एक पार्टी से जीत के, आप अगर इलेक्शन जीत चुके हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हो तो डेट इज कॉल्ड आप डिफेक्शन कर रहे हो, और इसके लिए आपका कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 91st अमेंडमेंट करी गई थी, जिसमें 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कितने लोगों को रख सकता है? 15% ऑफ लोकसभा सीट के रख सकता है, और ऐसे ही आपका स्टेट में CM भी अपना 15% ऑफ द जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट के रख सकता है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। 86 अमेंडमेंट की एक बात करूं, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट भी है इनका 21A के अंदर, पेरेंट्स की ड्यूटी है 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना, और स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है, 86 अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर लिखा गया है। और 87 अमेंडमेंट क्या कहता है? 87 अमेंडमेंट कहता है कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी सीटें हैं रीएडजस्टमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रीएडजस्टमेंट जो है आपकी करी गई है 87 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। 93rd अमेंडमेंट क्या बात करता है? 92nd
92 लिखा गया है, मैं 93 भी बता देता हूं, चलो 93 बता देते हैं पहले आपको। 93 अमेंडमेंट क्या बताता है, ये भी 2003 में हुई थी, और ये बताता है आपका 93rd अमेंडमेंट बताता है जितने भी आपके सोशली और बैकवर्ड क्लासेस हैं और सिटीजन्स हैं, इनके लिए एडवांसमेंट करवाना, इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न करवाना, और ये 93rd में लिखा गया था। 92nd में लिखा गया था 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में। जब ये 4 ऐड करी गई तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस 22 हो चुका था, जो हमारा 8वें शेड्यूल के अंदर लिखा गया है। और 4 लैंग्वेजेस जो थी वो आपकी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ही थी। वो 4 लैंग्वेजेस थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 91st अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो जहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं। लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स जो 2 जगह के ऊपर बनते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और एक होता है आपका थाइमस, एक होता है आपका थाइमस। क्लियर। और आपके जो सेकेंडरी वाले पार्ट होते हैं, सेकेंडरी जो है आपके लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे आपके जो सारे काम करते हैं, डेट इज स्प्लीन, प्लीहा, लिम्फ नोड्स, ठीक है, और आपके टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस और आपका अपेंडिक्स। तो ये आपका जो है सेकेंडरी जो होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। स्प्लीन को हम 2 नाम से जानते हैं, एक तो बोलते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपके आरबीसीज खत्म होते हैं, और यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी सबसे ज़्यादा स्प्लीन में खत्म होते हैं, और दूसरे नंबर पे लीवर में खत्म होते हैं। और स्प्लीन को हम और क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। पैंक्रियाज क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि इसको कहा जाता है। इसमें 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और थर्ड होता है आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है, ये याद रखिए। इंसुलिन हार्मोन निकलता है बीटा सेल से, और ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा सेल से, और सोमैटोस्टैटिन जो निकलता है आपका वो निकलता है डेल्टा सेल से। और इंसुलिन जो करता है वो क्या करता है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ठीक है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, उल्टा काम इसका, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है, और सोमैटोस्टैटिन इन दोनों की एक्टिविटीज़ को चेक करता है। लंग्स की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, लेकिन एक्सचेंज कहाँ पे होता है, प्रॉपर अंदर तक जाके, डेट इज इन द एल्वेलाई, जिसे आप कहते हैं वायुकोश। यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज होता है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे रीजनरेशन पावर इसकी ज़्यादा है। और ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है आपका, जो आपका रिजर्व एनर्जी है। और लीवर के अंदर जो है यूरिया बनता है, और यूरिया एक ऐसा कंपाउंड था पहला जो आपका लीवर में बना था, और यूरिया ऐसा कंपाउंड था जो पहला लैब के अंदर बनाया गया था। यूरिया के अंदर 46% जो होती है नाइट्रोजन देखने को मिलती है, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है। और लीवर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हेपरिन प्रोटीन, और एक होता है आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, हेपरिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाता। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे हेपरिन करवाता कहाँ पे नहीं है, शरीर के अंदर। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग करवाता है रक्त के शरीर के बाहर, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो होता है ये आपका मॉडरेटर का रोल कौन प्ले करता है। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन देखने को आपको मिलती है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें आपका यूरेनियम 235 को तोड़ना होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है मॉडरेटर का रोल प्ले करते हैं आपका जो है हैवी वाटर रोल प्ले करता है, हैवी वाटर, दैट इज कॉल्ड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। और ये क्या करते हैं, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे कंट्रोल रॉड लिखी हुई हैं, ये है बोरोन और कैडमियम रॉड्स, बोरोन एंड कैडमियम रॉड्स, क्लियर याद रखना। मॉडरेटर मैंने आपको बता दिया, फ्यूल रोड ये होगी। वाटर आपका ठंडा करने के लिए, कोल्ड वाटर भी ठंडा करने के लिए होता है, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से पैदा करी जाती है। और कूलेंट भी आपका वाटर तरीके से, वाटर वगैरह यूज़ कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन है, पहले सत्याग्रही कौन थे आपके पर्सनल मूवमेंट में? पर्सनल मूवमेंट मतलब क्या हो गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह को आप इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से भी जान सकते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया था? तो ये पुंचमपल्ली से जो है पावना डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था 1940-41 के अंदर, दैट इज इन द आचार्य विनोबा भावे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। पहले तो ये सत्याग्रही पकड़े गए थे, और लेकिन दूसरे सत्याग्रही जो पकड़े गए थे दैट वाज जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी को पकड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी थी इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इंडियन स्ट्रगल। जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट करी थी 1939 में, और इन्होंने 1939 में आईएनसी का रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि आईएनसी का 1939 का सेशन त्रिपुरी सेशन जीता था इन्होंने। अगेंस्ट किसके जीता था? दैट इज पत्ताभी सीतारमैया के अगेंस्ट जीता था। पत्ताभी सीतारमैया के अगेंस्ट इन्होंने जीता था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। सी राजगोपालाचार्य जी के बारे में बात कर दी थी। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जो है इनको बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से इनको जानते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और ये पहली इंडियन लेडी जो आईएनसी की चेयरपर्सन रही थी कानपुर सेशन के अंदर, और दैट इज इन द 1925। और आईएनसी को विमेन सेक्शन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो आईएनसी नॉट विमेन सेक्शन की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। लेकिन आईएनसी की साइड से कौन गया था वो सबको पता है, गांधी जी गए थे। लेकिन विमेन सेक्शन को किसने रिप्रेजेंट किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और जब आपका जो है दांडी मार्च करी थी तो गांधी जी के पीछे एक लेडी की फोटो होती है, तो दैट इज अगेन सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी ने 1916 के लखनऊ पैक्ट के लिए, जहां पे आपका हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की यूनिटी की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान यूनिटी के लिए एम्बेसडर किसे बोला गया था? दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था। किसने बोला था कि ही इज ए एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? सरोजिनी नायडू जी ने बोला था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे। क्लियर, ये है आचार्य विनोबा भावे। तो ये थे आपके लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।